हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम एसएससी जीडी 2025 के अंदर आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है उनको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें से डिस्कस कर लिए थे। 42 शिफ्ट के अंदर जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सीरीज हमारी चल रही है जिसमें से पार्ट नंबर 1 यदि किसी ने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट जरूर करें। पार्ट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे और मैंने आपको कहा था इसी तरीके से हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को कंबाइन करके फिर डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज जो चीजें होती है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना है। चलो, अब देखो सबको करना क्या है, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन बताती जाती हूँ उसको साथ के साथ आंसर करते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को 2 मिनट पॉज ले लीजिए भले ही, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और साथ में पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बताओ। 31 ऑफ दिसंबर 1947 की बात हो रही है और संविधान सभा की बात हो रही है। संविधान सभा हमारी क्या है? संविधान सभा की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी संविधान सभा बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और इसमें आपको पता है कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 389 मेंबर्स डिसाइड किए गए थे कि संविधान सभा में होने वाले हैं। लेकिन अब जब 31 दिसंबर 1947 की बात कर रहे हैं तो क्या ये 389 सदस्य थे या फिर कम हो गए थे? बताओ। ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? 1946 में किया गया था, दिसंबर 1946। तो बात हमारी यहाँ पे हो रही है 1947 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1947 में 389 से कुछ सदस्य घट गए थे और कितने हो गए थे? 299 सदस्य हमारे हो गए थे। क्योंकि किस लिए हुए थे ये? आपको पता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब भारत आजाद नहीं हुआ था। 1946 की बात है, ना ही भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के जितने भी सदस्य हैं वो दोनों के दोनों इस संविधान सभा में शामिल थे, इसलिए इसके सदस्यों की संख्या 389 थी। लेकिन अब क्या हुआ? पाकिस्तान की संविधान सभा अलग से बना दी गई 1947 में और उसके बाद पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य वहां पे चले गए, पाकिस्तान से रिलेटेड क्षेत्रों से जो आए थे, जो क्षेत्र बाद में पाकिस्तान के अंदर गए थे वहां के सदस्य वहां चले गए, बाकी सदस्य क्या बच गए? हमारे यहाँ पे बच गए। तो कितने सदस्य बचे थे? 299, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? ये क्या है? डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप देखेंगे एक ही तरीके के क्वेश्चन कुछ ही आर्टिकल्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो ये पैटर्न आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46, 48, 49, 47, बार बार इन्हीं आर्टिकल्स को, कभी किसी आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी किसी को किस में रख देते हैं? ऑप्शंस में रख देते हैं। तो किस तरीके से कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के ये चीज बताते हैं। तो यहाँ पे देखो कि कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना मतलब एससी, एसटीज और ओबीसीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना। ये किसमें लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 46 के अंदर लिखा गया है। 48 की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद 49 में किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर प्रोजेक्ट क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको गवर्नमेंट को क्या करना है? सिक्योर करके रखना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। आर्टिकल नंबर 47 किसकी बात करता है? पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ एंड किसकी बात करता है? न्यूट्रिशन की, पोषण की। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए बढ़ा सकता है?
एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, तो आपको पता है कि ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन बढ़ा सकता है, तो कौन में यहाँ पे क्या आ जाएगी, संसद बढ़ा सकती है। संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और बात करें इमरजेंसी की, जो इमरजेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो यहाँ पे दी गई है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, जो किसमें दिया गया है बताओ, आर्टिकल नंबर 352 के अंदर। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, जो किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 356 में। तीसरा होता है हमारा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, जो कि किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 360 के अंदर, जो कि अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन काफी बार लग चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन बढ़ा सकता है, संसद बढ़ा सकती है कार्यकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 165 में किसकी नियुक्ति की बात होती है, मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, या फिर राज्य के महाधिवक्ता की। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सभी। चलो देखो, आर्टिकल नंबर 165 राज्यों से उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरीके से केंद्र में आर्टिकल नंबर 76 है। केंद्र का आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जबकि आर्टिकल नंबर 165 किसकी बात करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोनों का ही काम क्या होता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। जहां पर महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए एक कानूनी अधिकारी का काम करता है, वहीं पर राज्य के महाधिवक्ता उस पर्टिकुलर राज्य सरकार के लिए कानूनी अधिकारी का काम करते हैं। उनके राज्य सरकार के सुप्रीम लीगल ऑफिसर होते हैं, उनको कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। समझ में आ गया। तो आर्टिकल नंबर 165 राज्य के महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया है पीछे क्वेश्चन में कि एससी एसटीज और ओबीसी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। देखो फिर से इसको पूछ लिया गया, यहाँ पे देखो, कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना, एक ही बात है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, 46। आर्टिकल नंबर 45 किससे रिलेटेड है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के वर्ष तक के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब कि शैशव अवस्था में उनकी केयर करनी है, उनकी देखभाल करनी है। तो इससे आर्टिकल नंबर 65 संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 49 भी बता दिया कि ये किससे रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। मॉन्यूमेंट्स, जो कि मॉन्यूमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्लेस जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसको प्रोटेक्ट करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और यह निर्णय लिया जाएगा कि जिसका निर्णय अंतिम होगा, और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। इस चीज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है कि यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कोई भी मुद्दा है तो उसकी जांच केवल और केवल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और इनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। ये बात किसमें लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 71 के अंदर लिखी गई है। अब आप लोगों को करना क्या है, आर्टिकल नंबर 54, 74 और 58, इनमें क्या क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने जो लास्ट क्लास ली है, जो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, उसके अंदर इन आर्टिकल्स को बताया था आपको, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। 49 देखो फिर आ गया, अब अलग से पूछ लिया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 49 कितनी बार बता दिया किससे रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों
की रक्षा करना। स्मारक मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स होता है। मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट या प्लेसेस जो भी राष्ट्रीय महत्व के हैं उनकी रक्षा करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, अभियान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां, मातृ सहायता सुरक्षित करना, ये हमारा क्या है? डीपीएसपी के अंदर आता है। स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को गठन करना, आर्टिकल नंबर 40 है। ये हमारा क्या है? आर्टिकल नंबर 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में नामित किया गया था? शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? बताओ। आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब 21 क्लॉज ए को कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? 42वां संशोधन था, 61वां था, 86वां था या 73वां था? तो यहां पे आ जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, इससे हमारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों का पार्ट बना दिया गया था। आर्टिकल नंबर 21 का ही एक सब क्लॉज 21 क्लॉज ए के माध्यम से हमने क्या किया? इसको मौलिक अधिकार बना दिया। इसी अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? एक फंडामेंटल ड्यूटी 11th नंबर की ऐड की थी। इसके साथ ही हमने इसी अमेंडमेंट एक्ट से जो डीपीएसपी नंबर 45 है, 45 में एज को 6 से 14 से चेंज करके क्या कर दिया? 0 से 6 वर्ष कर दिया। 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना क्या है? अब मौलिक अधिकार बन चुका है। तो यहाँ पे डीपीएसपी में 6 से 14 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल नंबर 45 में डीपीएसपी के तहत राज्य का क्या बनाया गया है? कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, 25, 28, 26 या 27। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा। आप देखो, होने को तो आर्टिकल नंबर 25 से 28, आर्टिकल नंबर 25 से 28 सारे ही किससे रिलेटेड हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। लेकिन यदि आप यहाँ पे बात करो स्पेसिफिकली धार्मिक स्वतंत्रता की, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये बात किस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ। तो ये हमारा क्या है? आई होप सबने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, आप लोग पॉज करो, पॉज करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देती हूँ। आर्टिकल नंबर 25 है, जो कि राइट टू अंतःकरण की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। प्लस साथ ही में किसी धर्म को मानने, आचरण करने, उस धर्म का आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि आप किसी धर्म को मानते हो तो उसका आचरण कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 25 बताता है। 26 के अंदर आपका यह है कि धार्मिक संस्थाएं, यहाँ पे इंडिविजुअली धार्मिक संस्थाएं अपने हिसाब से अपने कार्यों को मैनेज कर सकती है, धार्मिक कार्यों को। जैसे जो गुरुद्वारे हैं वो लंगर का आयोजन करवाते हैं, तो उनके ऊपर बात है वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं। 27 में आपको कहा गया है कि किसी एक धर्म को ऊंचा उठाने के लिए आपसे कर नहीं लिया जाएगा, आपके कर की आय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पता चले आप पे टैक्स लगा रहे हैं, उस टैक्स की इनकम का यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर धर्म को ऊंचा उठाने में, तो ये बात मना की गई है। आर्टिकल नंबर 28 शिक्षा से संबंधित है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं, ये आर्टिकल नंबर 28 बात करता है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, संभागीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग? क्या पूछ रहा है? नगर पालिका के नियमित और निष्पक्ष चुनाव। तो पंचायत, ठीक है, पंचायत और नगरीय निकाय मतलब लोकल बॉडीज, नगरीय निकाय जिसमें आपके क्या आ गए? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? बताओ। इनके चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जिसका गठन किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, जब हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, उसके अंदर हमने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग दोनों गठित किए थे। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के और राज्य की नगरीय निकायों के चुनाव कंडक्ट कराता है। इसके साथ ही जो राज्य की विधानसभाएं हैं,
जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सबकी विधानसभाएं हैं, उनके चुनाव, ध्यान रखना है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। राज्य के जो विधानसभाओं के चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको। वो केवल राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव करने के लिए गठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? स्टेट की बात की जा रही है, केंद्र की बात नहीं की जा रही, याद रखना। तो राज्य का जो योजना आयोग है, राज्यपाल, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री। जिस तरीके से केंद्रीय योजना आयोग, जो योजना आयोग है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? केंद्रीय जो योजना आयोग था उसके चेयरमैन कौन होते थे? पीएम होते थे। तो इसी तरीके से राज्य के जो योजना आयोग है उसके चेयरमैन कौन होते थे? सीएम होते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया गया है, योजना आयोग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जब से नीति आयोग आया है। 2015 से योजना आयोग क्या हो गया है? खात्मा हो चुका है। योजना आयोग के चेयरमैन पीएम होते थे और अब नीति आयोग जो बना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसके चेयरमैन भी पीएम ही होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्न निर्धारित करता है? कौन बताता है कि विधानमंडल के सदस्य, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं, कोई विधायक अयोग्य हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करो, राजस्थान में कितने विधानसभा के सदस्य हैं? 200। ये 200 विधायक में से किसी को यदि पद से हटाना है, उनको अयोग्य करार देना है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है, तो ये काम कौन करेगा? क्या राज्य का राज्यपाल करेगा, मुख्य सचिव करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, या विधान परिषद का सभापति करेगा? ये आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है कि इसके लिए एडवाइस किसकी लगती है? एडवाइस लगती है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग के परामर्श से कौन इनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, बताओ? तो इनको डिस्क्वालीफाई करने की पावर होती है राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के राज्यपाल के प्रति ये लोग क्या रहते हैं? उत्तरदायी रहते हैं। यदि राज्य का राज्यपाल चाहे तो इनको चुनाव आयोग के परामर्श से पद से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन है? संविधान का जो लास्ट मतलब संविधान में चीजें क्या लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, उनको लास्ट उनकी इंटरप्रिटेशन कौन देगा? किसकी बात को हम माने कि संविधान में लिखी गई चीजों का मतलब क्या है? तो व्याख्या करने का अधिकार क्या राष्ट्रपति के पास है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्या लोकसभा के पास है, या फिर संसद के पास है? तो ये अधिकार किसी भी संविधान के मुद्दे पर लेकर, किसी भी संविधान के प्रोविजन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी तरीके की, तो उसके लिए जो लास्ट फाइनल इंटरप्रिटेशन का राइट है वो कौन रिजर्व करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संविधान का व्याख्याकर्ता भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट होते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। टोटल 7 राइट्स हुआ करते थे हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अब 7 की बजाय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर हमने कहां पे डाल दिया? आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए में डाल दिया। और ये आर्टिकल नंबर 300 कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 12 के अंदर आता है। जबकि मौलिक अधिकार हमारे किस में दिए गए हैं? पार्ट नंबर 3 के अंदर दिए गए हैं। पार्ट नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35। इस लिस्ट में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, याद रखना है, ठीक है। चलो, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसकी बात की जा रही है। इसके अंदर कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? लॉर्ड लिनलिथगो और एडविन गोंडेग्यू थे, लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेग्यू थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे, या फिर लॉर्ड कर्जन और एडविन मॉन्टेग्यू थे? तो कौन इसके पीछे थे? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या भी बोला जाता है? मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। तो चैम्सफोर्ड उस वक्त क्या थे? लॉर्ड गवर्नर जनरल जिनको हम बोलते हैं वो हुआ करते थे, और एडविन मॉन्टेग्यू उस वक्त हमारे क्या थे? उसके हेड थे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है किसको?
एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को याद रखना है। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है 1909 के एक्ट को, उसी तरीके से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है 1919 के एक्ट को, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो। राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रधानमंत्री दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि राज्यपाल के पद की शपथ, राज्यपाल के पद की शपथ कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल आपको बताना है, आर्टिकल कौन सा है इसका, या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और शपथ दिलाता कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, याद रखना है। यदि ये अनअवेलेबल है तो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, मोस्ट सीनियर जज हैं, वो इनको शपथ दिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? 7वीं अनुसूची है, 6ठी है, 8वीं है, या फिर 5वीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से, शक्तियों का पृथक्करण क्या है? यहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई है। एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय सूची, ठीक है, केंद्रीय सूची। एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जो कि हमारे पास राज्य सूची, राज्य सूची। और एक हमारे पास क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची। अब इसके अंदर यदि आप बात करोगे तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी विषय आ रहे हैं उन पे कानून कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के अंदर जितने भी विषय आ रहे हैं उन पर जो कानून बनाने का काम है राज्य सरकार का है। और इस पर क्या है? दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाते हैं। तो ये 3 सूचियां अलग अलग किसके अंदर दी गई है? 7वीं अनुसूची में दी गई है। अनुसूची अलग है, ये सूचियां हैं, ठीक है। ऐसे अनुसूची हमारे पास जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स, 12 टोटल शेड्यूल्स है हमारे पास, उसमें से जो 7वां शेड्यूल है वो किसकी बात करता है? शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। और इन तीनों ही लिस्ट में जो काम नहीं आते वो क्या होते हैं? अवशेष सूची के अंदर आते हैं, अवशेष सूची या फिर रेजिडुअरी लिस्ट। इसकी पावर किसके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। अवशेष सूची मतलब बचे हुए जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। इसके अलावा 6ठी, 8वीं और 5वीं अनुसूची, जिस हमने क्या किया है, शॉर्ट ट्रिक एक डाली हुई है, उसको जरूर से आप चेक करें चैनल पर जाकर कि 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक क्या है, आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षक और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? पर्यावरण के साथ साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल नंबर 46 है, 47 है, 49 है या 48 है? बताओ। 48A। देखो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ आर्टिकल नंबर 46, 47, 49 के अंदर क्या है। बचा हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 48A है, जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट से। इसके अंदर क्या दिया गया है? वन मतलब वनों को सेफगार्ड करना, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना, वनों के साथ साथ वहां पे जो वन्य जीव है उनको भी सुरक्षा प्रदान करने की बात आर्टिकल नंबर 48A के अंदर की जाती है, ठीक है, याद रखनी है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, राज्यपाल की शक्तियां कौन सी है उनको अलग कर दो, जो नहीं है उनको उसको ऑप्शन चूज करना है। क्या विवेकाधीन शक्तियां या फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स राज्यपाल के पास है या नहीं? वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स हैं या नहीं? विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं या नहीं? रिट जारी करने की पावर्स हैं या नहीं? बताओ, रिट कौन जारी करता है? रिट का मतलब क्या होता है पहले तो यही बताओ, ठीक है। रिट हमारा क्या होता है? रिट है आदेश, आदेश पत्र, जो कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए, लागू करवाने के लिए किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्या होते हैं? जारी किए जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको जारी कर रहा है तो राज्य के राज्यपाल नहीं कर सकते, ठीक है। राज्यपाल के पास रिट जारी करने की पावर नहीं है। मौलिक अधिकारों को, यदि आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनको एनफोर्स कराने की पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष पूछते तो आप बहुत आराम से बता सकते थे। अध्यक्ष हमारे कौन है? योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पहले पीएम होंगे। पहले पीएम हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इतना तो हर बच्चा जानता है। तो ये तो आराम से हो गया। अब हमसे क्वेश्चन किसका पूछा है? उपाध्यक्ष का पूछा है। तो जब 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था पहली बार, तो उस वक्त हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि किसको उपाध्यक्ष बनाना है। उस टाइम पे गुलजारी लाल नंदा बनाए गए थे। ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? मानव तस्करी और जबरन श्रम, ये क्या है? किसका पार्ट है ये? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 23 और 24। इसके अंदर दो आर्टिकल हैं, जिसमें से एक आ गया मानव तस्करी और जबरन श्रम, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस फोर्स्ड लेबर। इन दोनों को बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 23। दूसरा जो आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, आर्टिकल नंबर 24, वो किसकी बात करता है? बैन लगाता है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 से कम उम्र के बच्चे, उम्र के बालकों का खतरनाक उद्योगों में एक सेकेंड, उद्योगों में नियोजन पर प्रतिषेध। नियोजन का प्रतिषेध मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, प्रतिषेध, उनका क्या किया जाएगा? उनको खतरनाक उद्योग धंधे जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज हो गई, कांच उद्योग हो गया, उसमें नहीं इनको नियोजित किया जाएगा। 24 बच्चों से संबंधित है, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार या फिर जबरन श्रम से संबंधित है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? रिट मैंने अभी आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट जारी करने की पावर होती है, ये भी बताया था। कौन से आर्टिकल में होती है ये भी आपको बताया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है आर्टिकल नंबर 246, 226, 233 या 254। सुप्रीम कोर्ट का मैं बता देती हूँ, आर्टिकल नंबर 32 है। हाई कोर्ट का बताओ कौन सा है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना रिट का क्या मतलब होता है, रिट जारी करने की पावर कहाँ कहाँ पे आती है। देखो, आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है आर्टिकल नंबर 226। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने आंसर सही बताया, बहुत अच्छी बात है, चीजें समझते हुए चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? जिस तरीके से केंद्र में, देखो केंद्र में जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसी तरीके से राज्यों में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद होती है। राज्यसभा यहाँ पे उच्च सदन है, विधान परिषद यहाँ पे उच्च सदन है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, नामित करते हैं, नॉमिनेट। इनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती, इनका नाम बता दिए तो ये जाके राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। अब विधान परिषद में इस तरीके से 12 नंबर निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जितनी विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी उसका 1/6 सदस्य किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाएंगे, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होता है, यहाँ पे 1/6 सदस्य विधान परिषद की जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर जैसे केंद्र में 12 निर्धारित है, वो निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? 74 बताओ। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का, या फिर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का। तो आर्टिकल नंबर 74 की बात हो रही है। किसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 74? बताओ। अनुच्छेद 74 क्या लिखा है इसके अंदर? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by
PM to aid and advise प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक मंत्री परिषद होगी जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड की जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा लीड की जाएगी, और वो काम क्या करेगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करेगी। ये एक बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 74 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? क्या यूके से ली गई है, सोवियत संघ से, अमेरिका या फिर जापान? सोवियत संघ क्या होता है हमारा, रशिया, जो आज के टाइम का रशिया है उसे क्या बोला जाता है, सोवियत संघ, जो उस टाइम पे यूएसएसआर बोला जाता था। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये आपको बताना है। देखो यूके से क्या लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इकहरी नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, यूएसए से फंडामेंटल राइट। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इस तरीके की चीजें लिखी गई है। जापान से विधि द्वारा, विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी अमेरिका से लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिए गए हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, याद रखना है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियां प्रदान की थी? जिस तरीके से हमने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इस वक्त हमारे संविधान में है, ये तीनों ही लिस्ट 1935 के अधिनियम में भी वर्णित थी। तो यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियां। उस टाइम पे भी यूनियन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी और कॉन्करेंट लिस्ट थी, और बची हुई जो पावर्स थी, अवशेष शक्तियां, वो यूनियन लिस्ट में ना जाकर किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आज के टाइम पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट हैं, लेकिन जो अवशेष शक्तियां हैं, जो विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखा गया, वो केंद्र सरकार के पास जाता है, यूनियन लिस्ट के अंदर जाता है। लेकिन 1935 के अधिनियम में इन तीनों लिस्टों में जो भी चीज नहीं दी गई थी, जो भी विषय नहीं दिया गया था, उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास ना होकर गवर्नर जनरल के पास थी, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है? राज्य के नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन करना, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी होना, राज्यपाल को सलाह देना, अंतरराज्यीय लोक सेवा आयोगों के कामकाज का समन्वय करना। लोक सेवा आयोग हमारे या फिर क्या हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन, और इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट और एक दो स्टेट के मिला के यदि लोक सेवा आयोग बनाया गया है तो उनके कार्यों में कोलैबोरेशन बिठाना, ये हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री का काम नहीं है। बाकी सारे राज्यपाल को सलाह देना, ये तो मुख्यमंत्री करते ही है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर। इसके साथ ही मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेती है जाके राज्यपाल को बताकर आते हैं, और राज्यपाल जो भी बात बताते हैं वो अपनी मंत्री परिषद को कन्वे करते हैं, ये काम भी करते हैं। राज्य के लिए नीति निर्धारण और मार्गदर्शन तो करते ही हैं। तो ये तीनों काम मुख्यमंत्री के हैं। आगे है हमारे पास, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो जनगणना आयुक्त है वो किसके अंदर आते हैं, सेंसस कमिश्नर किसके अंदर आएंगे, हमारे गृह मंत्रालय के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा निर्देशक सिद्धांत सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? अगेन देखो वही सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, 40, 42, 46, 44। 44 में क्या है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 46 में SC ST के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट। 42 के अंदर हमने देख लिया कि असिस्टेंस की बात हो रही है, असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, और मातृत्व सहायता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 किसकी बात करता है, यहाँ पे पंचायत के गठन की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है अगले सेशन में पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने डोमिनियंस में हुआ था? 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था, उसके तहत भारत को कितने डोमिनियंस में बांटा गया था? तो भारत का विभाजन कितने डोमिनियन में होता, सबको पता है, 2 डोमिनियन में इंडिया और पाकिस्तान, 2 स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 2 डोमिनियंस में भारत को विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चंस और हैं। टोटल लगभग 90 से 95 क्वेश्चंस थे जो कि पॉलिटी के उन टोटल शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए थे। तो 2 सेशन हमने कर लिए।
एक सेशन और करेंगे, पॉलिटी का हमारा क्या है, क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको और सब्जेक्ट है उनको डील करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और यदि सेशन अच्छा लगता है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना है। यदि इस तरीके के सेशंस आपको लाइव चाहिए या फिर और भी किसी तरीके की डिमांड आपकी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उस पर काम जरूर किया जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।